हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन सेमेस्टर 3 क्लास 12 का बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग बिजनेस स्टडी के टॉपिक को कर रहे हैं। बिजनेस स्टडी में हम लोग चैप्टर 3 का 2 वीडियो कर लिए हैं और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा चैप्टर 3 का गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम 3 वीडियो में खत्म कर देंगे। 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है और ये तीसरा लास्ट है। तो जैसा कि पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, थ्रेट क्या होता है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इन सबको हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो आइए बिना समय गवाते हुए हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज। गवर्नमेंट का पॉलिसी के चेंज होना वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है दोस्तों। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है वो समय समय पर बदलते रहता है। तो चलिए आप देख सकते हैं, आपको सामने इंटरफेस पे दिख रहा होगा गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, यानी कि सरकार की नीतियों में बदलाव का होना स्वाभाविक है। समय के साथ साथ जैसे जैसे सब कुछ बदलता है, सरकारी नीतियां भी बदलती रहती हैं। आपको इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ मैं इतिहास के बारे में बताऊं, ज्यादा दिन का नहीं, रिसेंट एकदम। 1960 से लेके 1990 के बीच, करीब करीब 1990 के आसपास, एकदम ज्यादा 1990 के दशक में भारत में फॉरेन एक्सचेंज का बहुत क्राइसिस हो गया था। सर ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, विदेशी पैसा, और विदेशी पैसा मतलब डॉलर। डॉलर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज एक तरह से। तो दुनिया के सभी इंटरनेशनल ट्रेड, दुनिया के दूसरे देशों से अगर इंडिया अगर ट्रेड करता है ना, तो वो डॉलर में होता है, वो इंडियन करेंसी में कहां से होगा। तो किसी देश के पास अगर फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाती है तो फिर वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाएगा, दुनिया के सभी देशों के साथ उसका संपर्क टूट जाएगा। तो इसलिए उस समय 1990 के दशक में हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज बचा था वो मात्र 14 दिन चलने लायक था। 14 दिन, इतना क्राइसिस था। और 14 दिन के बाद इस देश में फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाता और उसके बाद शायद अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रसिया हो, सभी के साथ हमारा रिश्ता टूट जाता। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो दुनिया के दूसरे देश हमसे कोई भी व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा नोट लेकर करेंगे क्या। इसीलिए जितने भी विदेशी व्यापार होते हैं वो सभी डॉलर में होते हैं या फिर पाउंड में होते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अगर कोई करेंसी है तो वो डॉलर है, डॉलर में भी यूएस डॉलर, ठीक है। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री 1990 के दशक में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह आप जानते होंगे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। उन्होंने ही पीवी नरसिम्हा राव को एक सुझाव दिया और मनमोहन सिंह के ही सुझाव पर सरकार ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को एडॉप्ट किया। तो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1991। एग्जाम में एकदम पूछा ही जाएगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे देश भारत में कब आया, तो 1991 में आया। किसने लाया? तो मनमोहन सिंह ने लाया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूक 3 मेजर स्टेप इन 1991। और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आखिर था क्या? देखिए, मनमोहन सिंह देखे कि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा कमी हो जा रहा है और हमारे देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजंस बना दिए गए थे कि कोई भी इंसान अगर एक छोटा बिजनेस भी करना चाहता था ना, तो उसके लिए वो 10 तरह का लाइसेंस खोजते थे और परमिट खोजते थे। इसके अलावा उसे मतलब बहुत तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके वजह से हमारे देश में कोई भी व्यक्ति बिजनेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत सारा कागज पत्र खोजा जाता था। तो इससे क्या होता था, देश का जो ग्रोथ है वो रुक जाता था। वो मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, पैसे से पैसा बढ़ने वाला, वो कंसेप्ट काम नहीं करता था। तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में मनमोहन सिंह जी ने जो पॉलिसी लाया उसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी
यानी कि नई आर्थिक नीति, जो कि कब आया 1991 में। और इसके अंदर तीन चीज था, एलपीजी, इसके अंदर क्या चीज था, तीन चीज याद रखिएगा, एलपीजी था, एलपीजी। सर एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अरे नहीं नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तीन चीज क्या क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों उदारीकरण, उदारी, ठीक है, उदारीकरण, उदारीकरण नहीं, ठीक है, उदारीकरण मतलब किसी के प्रति उदारता का भाव अपनाना, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप जानते ही हैं, निजीकरण, सॉरी निजीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, यानी कि प्राइवेट कर देना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है दोस्तों, वैश्वीकरण। अच्छा, ये तीन चीज लाने से क्या हुआ, क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ा, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने अभी आपको बताया ना, पहले देश में 1990 के दशक में लोगों को अगर कोई चाय दुकान भी खोलना होता था, एक छोटा मोटा दुकान भी खोलना होता था, तो बहुत सारे लाइसेंस, परमिट और बहुत सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता था, जिससे परेशान होकर लोग पूंजी रहते हुए भी बिजनेस करना नहीं चाहते थे। मनमोहन सिंह ने यह बुद्धि दिया कि भाई देश में ये जो भी अननेसेसरी रूल बनाए गए हैं, अननेसेसरी, जो नेसेसरी है वो तो ठीक है, जो अननेसेसरी रूल है उनको क्या किया जाए, उनको रिमूव कर लिया जाए, जिससे क्या होगा, बिजनेस करना लोगों के लिए आसान हो जाएगा और सभी लोग सामने खुलकर आकर के बिजनेस करेंगे। जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ज्यादा इकोनॉमी रन करेगा और इससे हमारे देश का ग्रोथ होगा। उसको निजीकरण बोला गया, यानी कि जितने भी रूल्स, रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उनको हटा लेना, यानी कि लोगों के प्रति उदारता का भाव दिखाना, उदारता, दया का भाव, उस रेस्ट्रिक्शन को हटा लेना, उसे ही उदारीकरण बोला गया है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मनमोहन सिंह ने कहा कि हर चीज हमारे देश में सरकारी है, हर चीज पब्लिक सेक्टर में है, जिसका लोग गलत फायदा उठाते हैं। आप देखेंगे सरकारी नौकरी करने वाला काम नहीं करता है, आराम करता है बैठ के, लोगों को दौड़ाता है, तो हर चीज सरकारी है, तो इससे जो है लाभ नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुछ चीजों को क्या किया जाए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, कुछ चीजों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए, पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया जाए, जिससे काफी सारा प्रॉफिट होगा और हमारा देश का डेवलपमेंट होगा और अपने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के साथ जोड़ दिया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण यानी अपने देश, भारत देश को दुनिया के दूसरे देशों के साथ जोड़ा जाए, उनके मार्केट को एक्सेस दिया जाए, यानी कि अमेरिका का लोग भी आके यहाँ बिजनेस कर सकता है, रसिया का लोग यहाँ आके हमारे देश में बिजनेस कर सकता है। इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, अपने देश के मार्केट को दुनिया के लिए खोल देना। तो मैंने आपको एकदम इन शॉर्ट में एकदम बता दिया, एकदम ठीक है, शॉर्ट में एकदम हमने बता दिया आपको। अब आइए इसको इन डेप्थ पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, उदारीकरण, लोगों के प्रति जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे उसको हटा लेना, उदारता का भाव दिखाना। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द रिमूवल, रिमूवल माने हटाना, ऑफ ऑल अननेसेसरी कंट्रोल। सरकार ने जो अननेसेसरी कंट्रोल बना रखे थे, बताइए ना, चाय दुकान खोलने के लिए क्या परमिशन, क्या लाइसेंस, हाँ मेडिसिन, दवा दुकान खोलने के लिए जरूरी है, वो रखिए। तो अननेसेसरी, जो अननेसेसरी कंट्रोल थे एंड रेस्ट्रिक्शन, जो रोक टोक था ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ, रिमूवल मैंने हटाना, अननेसेसरी कंट्रोल, अननेसेसरी कंट्रोल को हटाना, कहां से, तो रेस्ट्रिक्शन में से, मतलब रेस्ट्रिक्शन जो रोक टोक लगाया गया है उस पर से कंट्रोल को हटाना, ताकि बिजनेस इंडस्ट्री को और स्मूथली रन किया जा सके। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन द इंडियन इकोनॉमी इज नाउ एन ओपन मार्केट इकोनॉमी। इससे क्या हुआ, जब लिबरलाइजेशन हर चीज को रिड्यूस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो इससे क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी इज नाउ ओपन मार्केट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पूरा ओपन मार्केट इकोनॉमी हो गया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे दूसरे देश के लोग हमारे देश में आके बिजनेस कर सकते थे, हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाकर के बिजनेस कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आइए फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का फीचर्स क्या है, खास बात देखा जाए तो ये देखिए, फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन को क्या बोल रहा है, रिमूविंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, बिल्कुल सही बोल रहा है। इंपोर्ट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगा था, यानी कि विदेशों से हम जो सामान मंगाते थे ना, इसके ऊपर सरकार ने रोक लगाया था कि आप विदेश से सामान नहीं मंगा सकते और ना ही हम विदेश में एक्सपोर्ट कर सकते थे, भेज सकते थे,
तो इसको क्या किया गया, हटा लिया गया, रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया। इससे क्या हुआ, इंपोर्ट को प्रमोट किया गया, एक्सपोर्ट को भी प्रमोट किया गया। इससे क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा, विदेशों से कच्चा माल, मशीनें आने लगी, जो यहाँ कंपनियां खुलने लगी और यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो देखिए बिजनेस को बढ़ावा मिला ना, रूल्स और कंट्रोल को क्या करने से, रिमूव कर देने से। अलाउिंग एफडीआई, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विदेशी अमीर लोग, यानी कि विदेश में जो अमीर लोग हैं वो लोग हमारे देश में डायरेक्ट आकर के इन्वेस्ट कर सकते थे, डायरेक्ट आके इन्वेस्ट करते थे, कंपनी खोल देते थे, जैसे कोका कोला, जैसे और भी बहुत सारा सैमसंग, वीवो, ये सब जो फोन है ये सब हमारे देश में विदेशों की कंपनियां हैं जो जिसने इन्वेस्ट किया। एफडीआई का मतलब होता है डायरेक्ट आके देश में कंपनी खोल देना, तो इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, फॉरेन दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है पोर्टफोलियो, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, एक होता है पोर्टफोलियो। जैसे मान लीजिए कि हमको अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, तो मेरा पास पैसा है लेकिन इतना पैसा नहीं कि हम अमेरिका में जमीन खरीद के कंपनी लगाए, तो हम अमेरिका का कोई कंपनी में शेयर खरीद लेंगे, कोका कोला कंपनी में हमने शेयर खरीद लिया, तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और अगर हम अमेरिका में जाकर जमीन खरीद के फैक्ट्री लगा दिए, फॉरेन डायरेक्ट। उसी तरह से विदेशी लोग भी क्या होते थे, आते थे हमारे देश में और एफडीआई फैक्ट्री लगाते थे, तो इससे क्या हुआ, देश का अर्थव्यवस्था को गति मिला। रिमूविंग लाइसेंस एंड परमिट, बोले ना बहुत सारा लाइसेंस बनाओ, परमिट लो, तो उन सबको रिमूव कर दिया गया, जहां जरूरी था वहां रखा गया, जैसे हेल्थ सेक्टर में, दवा ववा में, इस सब में रखा गया। रिमूविंग लाइसेंस एंड परमिट, लाइसेंस और परमिट को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। लिबरलाइजेशन इसी को बोलते हैं उदारता का भाव दिखाना, उदारता, दया का भाव दिखाना। लेवी रिजनेबल टैक्स, और बहुत तरह के टैक्स लगाए गए थे लोगों पे, कंपनियों पे, उन सब टैक्स में जो अननेसेसरी था उसको हटा लिया गया और टैक्स को कम कर दिया गया, यानी कि रिजनेबल, उचित टैक्स लगाया गया, उचित। इससे क्या हुआ, लोग खुश हुए और बिजनेस करने के लिए बढ़ चढ़ करके सामने आए। रिडक्शन इन टैरिफ, टैरिफ भी कम लिया जाता था। टैरिफ क्या होता है, एक देश से दूसरे देश, एक देश के सीमा को पार करेंगे जब आप दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पे एक टैक्स दिया जाता है, उसी को टैरिफ बोला गया। तो टैरिफ को भी देशों ने मिल करके क्या किया, कम किया, कम किया। इससे क्या हुआ, ये सब देखिए उदारता, दया का भाव अपनाना, इसी को बोला गया लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। तो उम्मीद करते हैं आप लिबरलाइजेशन समझ गए होंगे। आइए दोस्तों अब प्राइवेटाइजेशन के बारे में देखेंगे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, निजीकरण यानी कि सरकारी चीजों को प्राइवेट लोगों को सौंप देना। प्राइवेटाइजेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक को ट्रांसफर कर देना, मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर देना, एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बोले तो सरकारी, सरकारी चीजों को प्राइवेट कैपिटलिस्ट अमीर लोगों को बेच देना ही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि कोई कंपनी है, जैसे मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए एलआईसी है, ओएनजीसी है, एयरलाइंस है, उसको अगर हम किसी अमीर अडानी को बेच दिए, अंबानी को बेच दिए, तो यही प्राइवेटाइजेशन है, जिसके लिए मोदी सरकार को लोग फंसा रहे हैं, और हो भी रहा है तो ही फंसा रहे हैं, और जरूरी भी एक तरह से देखिए तो। सरकारी लोग काम कहाँ करते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, और इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। क्यों, क्यों बोला जाता है, मान लीजिए सरकार का प्रॉपर्टी था, मान लीजिए सरकार का प्रॉपर्टी था आपको, ये मान लीजिए रेल, मान लीजिए रेल इतना बड़ा संपत्ति है सरकार का, और इसको अगर अंबानी को दे दिया जाए, बेच दिया जाए, तो सरकार का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, इसीलिए इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। याद रखिएगा, प्राइवेटाइजेशन को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि सरकार का इन्वेस्टमेंट बेच देने के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंडिविजुअल। अब आइए देखेंगे फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का फीचर्स क्या है, तो बड़ा सिंपल है, देखिए रिड्यूसिंग द रेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल से बोल रहा है, सरकारी सेक्टर, सरकारी क्षेत्र को कम करना, सरकार के दायरे को कम करना, और प्राइवेट सेक्टर के दायरे को इंक्रीज करना, बढ़ाना। अब रेल बेच दिया तो सरकार का एक हिस्सा कम हो गया, फिर मान लीजिए एलआईसी बेच दिया, वो एक हिस्सा कम हो गया, तो सरकारी क्षेत्र को कम करना और प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ाना, ये हुआ फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन।
रिड्यूस द फिस्कल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, इससे क्या होगा, मान लीजिए रेल है, मान लीजिए रेलवे रेलवे तो रेलवे गवर्नमेंट के फंड से चलता है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी फंड से चलता है, तो सरकार का खर्चा लगता है। और यही रेल अगर हम अंबानी को बेच दें, अंबानी अगर उसको ऑपरेट करे या अडानी ग्रुप ऑपरेट करे, तो मेरा सरकार का थोड़ी ना खर्चा लगेगा, तो रिड्यूस कम हो जाएगा सरकार का फिस्कल बर्डन। फिस्कल में होता है वित्तीय, पैसा वाला, पैसा से रिलेटेड प्रेशर सरकार का कम हो जाएगा। कैसे? प्राइवेटाइजेशन से। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, वो एक नंबर में ही बोला गया, गवर्नमेंट सेक्टर का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जितना सरकारी चीजों को बेचेंगे प्राइवेट हाथों में, सरकारी सेक्टर का क्षेत्र जो है छोटा होता चला जाएगा। स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ एक चीज है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पीड पकड़ लेगा, देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना वो बहुत तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा ना, तो वो लोग सही तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, वहां पे लोगों को काम करवाया जाता है, वरना सैलरी कटता है, तो लोग वहां विवश होकर के काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो देश में सेल बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है। इसलिए वो क्या होता है, स्पीड पकड़ लेता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राइवेटाइजेशन से। एंड इंप्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज, और हर एंटरप्राइज का मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, क्योंकि प्राइवेट में आप तो जानते करते हैं क्यों लोग प्राइवेट जॉब पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर एकदम पीछे पड़ के आपसे काम करवाया जाएगा। इसीलिए ना इस देश के लोग तो कामचोर हैं, सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़ते हैं कि काम नहीं करना होगा, सैलरी ढूंढेगा, बस यही तो है। तो प्राइवेटाइजेशन का फीचर आप समझ गए दोस्तों। आइए लास्ट टॉपिक और ये चैप्टर खत्म। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, अपने देश के मार्केट को दुनिया के मार्केट से जोड़ देना, यही है वैश्वीकरण। द टर्म ग्लोबलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, of the world economy into one huge market through the removal of all trade barriers and restriction among the country। अलग अलग देशों के साथ जो रेस्ट्रिक्शन है, रोक टोक है, ट्रेड बैरियर है, व्यापार संबंधी जो बाधा है, बहुत सारे देशों का बहुत सारे देशों से नहीं बनता है खास, तो अपने देशों में उसको एक्सेस नहीं देते हैं, रोक टोक लगा देते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है उन देशों के बीच जो रोक टोक है उसको हटाना। अलग जैसे भारत और अमेरिका के बीच मान लीजिए कोई रेस्ट्रिक्शन है तो उसको हटाना ग्लोबलाइजेशन है। हमने क्या किया, अमेरिका के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। मान लीजिए भारत चाइना के बीच कोई अगर रोक टोक है तो उसको हटा लेना ग्लोबलाइजेशन है। तो द टर्म ग्लोबलाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी वन ह्यूज मार्केट थ्रू रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड बैरियर्स। जितने भी व्यापार में बाधा हैं, रेस्ट्रिक्शन है कंट्री में, उसको हटा लेना और अपने देश के मार्केट को दूसरे के लिए खोल देना, ग्लोबलाइजेशन है दोस्तों। फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स है ग्लोबलाइजेशन का। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री थ्रू रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर, बिल्कुल सही बात है। अगर दो देशों में बिजनेस का, मान लीजिए भारत चाइना में बिजनेस नहीं होता है, बाधा है, बैरियर्स है, लेकिन दोनों देशों ने अगर एक साथ आकर बैरियर्स को हटा लिया तो फ्री फ्लो होगा किसका, गुड्स और सर्विस का। अब वहां पे सामान इंडिया का जाएगा, चाइना का सामान इंडिया में आएगा, लोग जाएंगे वहां कमाने, वहां से लोग यहाँ आएंगे। तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री, देश के बाउंड्री के बाहर होगा थ्रू रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर को रिड्यूस कर देने से। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस द नेशन, अगर दोनों देश एक साथ आ जाते हैं या कई देश एक साथ आते हैं तो पूंजी का भी लेन देन होता है। पैसा कम पड़ गया इस देश के पास तो वो देश दे देता है, अमेरिका जैसे हम लोग को दे देता है, कभी कभी हम लोग बांग्लादेश को दे देते हैं, हाल ही में दिए हैं। तो इससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन से कैपिटल का भी फ्लो होता है। हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें पैसा क्राइसिस होता है तो हम लोग देते हैं, हम लोग कभी क्राइसिस होता है रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड से ले लेते हैं, जापान से ले लेते हैं। क्यों? ग्लोबलाइजेशन के कारण। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का फ्लो होता है ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब जैसे देख लीजिए जापान में अंडर वाटर मेट्रो बहुत पहले से चल रहा था और कलकत्ता में अभी बना, कैसे बना, जापान ने ही बनाया है, जापान के इंजीनियरों ने यहाँ आकर के बनाया है। तो क्यों आया वो लोग, क्योंकि उस देश के साथ हमारा ग्लोबलाइजेशन है, रिश्ता जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी यहाँ पर दे दिया। फ्री मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और जब हम अब 10 देशों के साथ, दुनिया के कई देशों के साथ अगर हम ग्लोबलाइजेशन रखेंगे, रिश्ता रखेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स का भी फ्लो होगा। यहाँ से लोग काम करने दुबई, कतर, बैंकॉक, थाईलैंड या अमेरिका, इंग्लैंड जाते ही है। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करते हैं। क्लियर? अब आइए
ये जो लास्ट टॉपिक है इसको देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, यानी कि गवर्नमेंट का जब पॉलिसी बदलता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। इंक्रीजिंग कंपटीशन, सरकार का जब भी पॉलिसी चेंज होता है तो देश में कंपटीशन बढ़ जाती है। कैसे? अब मान लीजिए लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो इससे कंपटीशन बढ़ गया, तो सभी लोग बिजनेस करने लगे, दुनिया के दूसरे देश भी हमारे देश में करने लगे, तो कंपटीशन क्या हुआ? बढ़ गया। मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर लोग ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। अब ज्यादा चीजें बनेंगी तो कस्टमर ज्यादा डिमांड करेंगे, तो कस्टमर डिमांड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट भी बढ़ेगा, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिलों में मार्केट पूरा बढ़ेगा, तो मार्केट ओरिएंटेशन। रैपिडली चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और टेक्नोलॉजी में भी बहुत तेजी से चेंज होगा, क्योंकि जितना बिजनेस बढ़ेगा, जितने दूसरे देश की कंपनियां यहाँ आएंगी, उनका एडवांस टेक्नोलॉजी भी तो यहाँ आएगा ना, तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत तेजी से क्या होगा? चेंज होगा। नेसेसिटी फॉर चेंज, और देश में भी चेंज करने के लिए, चेंज के लिए जरूरी है गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज होना, देश का हालात बदलने के लिए। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों का ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लेबर फोर्स जिसको बोलते हैं, लेबर फोर्स को भी डेवलप करने के लिए क्या जरूरी है? गवर्नमेंट के पॉलिसी का चेंज होना, क्योंकि लोगों का अगर सैलरी नहीं बढ़ेगा, वेजेस नहीं बढ़ेगा, तो लोग कैसे मन लायक काम करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होना जरूरी है। एंड अपॉर्चुनिटी इन इंटरनेशनल बिजनेस, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होगा तो हमें इंटरनेशनल बिजनेस, दुनिया के दूसरे देशों के साथ बिजनेस करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए जिससे हमें इंकरेजमेंट मिले। आप कमेंट करते हैं तो ही हम वीडियो, जितना ज्यादा कमेंट करिएगा इंकरेजमेंट मिलेगा और हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो लाएंगे, ठीक है? इससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और इसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, प्लानिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।